नमस्कार दोस्तों, आपका इस क्लास में स्वागत है। हम लोग डिस्कस करेंगे भौतिक विज्ञान में कुछ प्रश्नों पे, खास तौर से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जिसमें इलेक्ट्रिसिटी देखेंगे, कोहेसिव फोर्स देखेंगे, एडहेसिव फोर्स देखेंगे, इन सब चीज़ों को देखेंगे हम लोग। उनसे जुड़े प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में आते हैं, खास तौर से उत्तर प्रदेश पीसीएस में, आरओ में, बीपीएससी में और अन्य सारी जितने भी एग्जाम हैं उनमें ये प्रश्न किसी ना किसी रूप में आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए इस चर्चा करेंगे और हम प्रश्न बोलेंगे, आपको ध्यान से सुनना है, ऑप्शन दूंगा। ठीक है, और उस पर हम लोग तुरंत चर्चा करेंगे बिना देर किए हुए। तो प्रश्न देखिए, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि वर्षा की बूंद की जो है गोलाकार आकृति होने का कारण क्या है। जो वर्षा की बूंद है वह गोल क्यों होती है, स्फेरिकल शेप क्यों होता है, इसको आपको बताना है। ठीक है, देखिए ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, बीपीएससी, छत्तीसगढ़ पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस। तो ऑप्शन दो दे रहा हूं, पृष्ठीय तनाव की वजह से या गुरुत्व बल की वजह से। किस कारण जो है वर्षा की बूंद जो है क्या होती है, मतलब कि गोलाकार आकृति में होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पृष्ठ तनाव की वजह से जो वर्षा की बूंद है क्या होती है, गोलाकार होती है। पृष्ठ तनाव होता क्यों है, देखिए जो कोहेसिव फोर्सेस होती हैं उनकी वजह से पृष्ठीय तनाव लगता है। यानी कि कोहेसिव फोर्स माने, कोहेसिव माने को माने एक जैसा है, ठीक है, और फोर्स माने फोर्स, एक जैसे जो एटम हैं उनके बीच में या अणु हैं उनके बीच में जो फोर्स लगता है, ठीक है, उसकी वजह से जो तनाव पैदा होता है, और उसी की वजह से जो है क्या होता है, उसी की वजह से आपको ये देखने को मिलता है गोलाकार आकृति। ठीक है, तो ये आशा है कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और फिर अगले पॉइंट पे चर्चा करते हैं कि द्रव की बूंद को संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या होता है। देखिए अब ये समझने वाली बात है, एक गिलास पानी आप लीजिए, पानी एक गिलास लीजिए और इस पानी को जो है एक घनाभ शेप वाली वस्तु में डालिए, एक जो है घन शेप वाली वस्तु में डालिए, घनाकार वाली में, ठीक है, एक घनाकार में डालिए, घनाकार डालिए, एक वो जो है गोलाकार वस्तु में डालिए। तो आपको ये देख के आश्चर्य होगा कि जो आयतन है वो तो सेम है, एक गिलास में पानी लिए हैं, लेकिन जो क्षेत्रफल है उसमें आयतन की मात्रा सेम रहते हुए सबसे कम जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो गोलाकार वस्तु की है। ठीक है, किसकी वस्तु की है, गोलाकार वस्तु की है। तो पृष्ठीय तनाव की वजह से जो है क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो जाता है, जिसकी वजह से कोई भी वर्षा की बूंद हो, मतलब कि वो क्या करती है, वो जो है अपना स्फेरिकल शेप लेने की कोशिश करती है। सेम आयतन में जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो गोलाकार वस्तु की सबसे कम होती है। ठीक है, यानी कि सबसे कम होती है, इसीलिए वर्षा की बूंद जो है क्या करती है, गोलाकार आकृति धारण करने की प्रवृत्ति रखती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या है। ठीक है, जो नैनो द्रव्य होते हैं उनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या है, घर्षण या तापमान। ठीक है, देखिए समझिए, बात यह होती है कि जब कोई भी द्रव्य, मतलब कि इसे मान लीजिए कोई पानी है या कोई तेल ही है, ठीक है, पानी हो या तेल हो, ठीक है, थोड़ा सा एक मिनट इसको हम जो है वो कर देते हैं, नेट को ऑफ कर देते हैं, फिर जो है चर्चा करते हैं हम लोग। चलिए, तो पाइप में कोई भी अगर द्रव्य बहता है, फ्लो कर रहा है, तो उसमें क्या होता है, उसमें होता यह है कि वो लेयर बाय लेयर फ्लो करता है। मैं जैसे एक लेयर ये है तो उस पर लेयर बाय लेयर ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, फिर उसके ऊपर दूसरा लेयर, फिर उसके ऊपर दूसरा लेयर, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये नाली का लेयर है, ये लेयर जो है नाली का है, इसके ऊपर पानी का लेयर फ्लो कर रहा है, इसके ऊपर दूसरा लेयर, इसके ऊपर तीसरा लेयर। ये लेयर क्या कर रहा है, एक दूसरे को रोक रहा है, ठीक है, मतलब कि अगले लेयर को रोक रहा है, उसके बाद अगले लेयर को रोक रहा है, इसको अगले लेयर को रोक रहा है। ठीक है, तो जो सबसे नजदीक वाला लेयर है उस पे जो है
फ्रिक्शन फोर्स सबसे अधिक होता है, ठीक है। सबसे अधिक फ्रिक्शन फोर्स जो है नाली का जो सरफेस है उस पर लगाता है, तो उस पे जो है उससे कम किस पे लगता है, अगले वाले पे लगता है, उससे कम अगले वाले पे लगता है, उससे कम अगले वाले पे लगता है। तो सबसे जो नजदीकी लेयर होगा वो जो उसका स्पीड क्या होगा, सबसे कम होगा। क्या होगा, सबसे कम होगा। उसके बाद अगले वाले का थोड़ा ज्यादा होगा, उसको अगले वाले का थोड़ा ज्यादा होगा, उसको अगले वाले लेयर का ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन फोर्स इस पे लगता है। अच्छा, आपस में जो अणु हैं वो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये भी ध्यान रखना है। अणु भी अट्रैक्ट करते हैं। तो जो नाली वाला सरफेस है वो क्या कर रहा है, पहले वाले लेयर को रोक रहा है, फिर अगला वाला थोड़ा सा कम रुकेगा, अगला वाला थोड़ा सा कम रुकेगा। अगर सिलिंड्रिकल शेप का पाइप है, सिलिंड्रिकल शेप का पाइप है, तो ध्यान रखिए जो गोल गोल है, चारों तरफ गोल है, उसमें जो है वहां पे जो पाइप के किनारे वाली लेयर है, पाइप से जो चिपकी लेयर है, उसकी स्पीड सबसे कम होगी। उससे थोड़ा अंदर वाला लेयर जो है और तेज बहेगा, उससे थोड़ा अंदर वाला लेयर और तेज बहेगा, उससे थोड़ा अंदर वाला लेयर और तेज बहेगा। तो सबसे मिडिल में होगा उस पॉइंट का, यानी कि उस लिक्विड में उसका फ्लो जो है सबसे तेज होगा, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो अब जब भी कोई नैनो द्रव्य का जो फ्लो होता है वो घर्षण से डिसाइड होता है, ठीक है। घर्षण जो है महत्वपूर्ण गुण है उसमें, ये ध्यान रखना है। तेल जो है, अगला प्रश्न में चर्चा करेंगे हम लोग। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि, अब देखिए जो तेल होता है अगर हम पानी पे छिड़कते हैं तो जो है क्या होता है, पानी पे फैल जाता है, ये ध्यान रखना है। पहली बात ये है क्यों फैल जाता है। पहली बात ये कि पहला चीज ये कि जो है उसका घनत्व तो पानी की अपेक्षा कम है, इसलिए वो ऊपर तैर रहा है। पहली चीज कि उसका घनत्व जो है, तेल का घनत्व जो है पानी के घनत्व से क्या है, कम है, इसीलिए क्या हो रहा है, वो पानी के ऊपर तैर रहा है, ठीक है। फैल क्यों रहा है, फैल इसलिए रहा है क्योंकि तेल का पृष्ठीय तनाव यानी कि सरफेस टेंशन कम है पानी के सरफेस टेंशन से। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज लेस देन सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल, ठीक है। सॉरी, सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल इज लेस देन सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, ठीक है। यानी कि तेल का सरफेस टेंशन क्या है, कम है, किसके अपेक्षा, पानी की अपेक्षा, इसलिए वो फैल रहा है। घनत्व तो भी कम है तो इससे तनाव भी कम है, ठीक है, इसलिए वो तैर भी रहा है और ऊपर फैल भी जा रहा है, ठीक है। अब देखिए फिर से प्रश्न आया हुआ है कि मिट्टी का तेल जो है पानी के ऊपर किस लिए तैरता है, तो उसका घनत्व जो है पानी के घनत्व से कम होता है। मिट्टी के तेल का घनत्व जो है पानी के घनत्व से क्या होता है, कम होता है। अब हम लोग नहाते रहते हैं अक्सर, ठीक है। अगला प्रश्न पे जो चर्चा होने वाला है साबुन के बुलबुले पे चर्चा होने वाली है, ठीक है। जो साबुन का बुलबुला है उस पे चर्चा हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। इस साबुन का जो बुलबुला है उसके अंदर का दाब, साबुन के बुलबुले का अंदर का दाब जो है वायुमंडलीय दाब से कम होता है या ज्यादा होता है, ठीक है। तो साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब जो है, दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। क्या होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अब इसी प्रश्न पे एक और प्रश्न बनता है कि दो बुलबुले हैं, एक छोटा बुलबुला है एक बड़ा बुलबुला है, एक बड़ा बुलबुला है एक छोटा बुलबुला है। अगर इसको हम लोग पाइप से कनेक्ट कर लें तो क्या होगा, ठीक है, क्या होगा बताइए। तो इसमें होगा ये कि जो है छोटा बुलबुला जो है और छोटा और बड़ा बुलबुला जो है और बड़ा हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा कि छोटे बुलबुले के अंदर जो है दाब ज्यादा होता है, किसके अपेक्षा, बड़े बुलबुले के अपेक्षा। जो छोटा बुलबुला है उसके अंदर में जो दाब होगा वो बड़े बुलबुले की अपेक्षा क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इसलिए क्या होता है, यहाँ का प्रेशर जो है किसकी तरफ आएगा, बड़े बुलबुले की तरफ आएगा। तो छोटा वाला और छोटा हो जाएगा, बड़ा वाला और बड़ा हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। देखिए कॉन्सेप्ट अगर समझाएंगे तो बहुत डीप में जाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी चीजों को याद रखते हैं, ठीक है। कि जो छोटा बुलबुला है उसके अंदर प्रेशर ज्यादा है बड़ा बुलबुले की अपेक्षा। तो छोटा बुलबुला का बुलबुले और बड़ा बुलबुले को अगर पाइप से कनेक्ट कर देंगे तो छोटा बुलबुला और छोटा हो जाएगा, क्योंकि ये प्रेशर अप्लाई करेगा इस पे, तो इसका साइज और छोटा होगा, बड़ा बुलबुला जो है और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि कोई बुलबुला है, ठीक है, कोई बुलबुला है, मान लीजिए इतना बड़ा बुलबुला है, उसको हम लोग आवेशित कर देते हैं, ठीक है।
किसी भी तरह से आवेशित कर देते हैं तो उसके साइज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि साइज उसका छोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा या सेम रहेगा। कोई भी साबुन का बुलबुला है उसको अगर आवेशित कर देते हैं तो उसका साइज छोटा होगा, बड़ा होगा या सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा विचार करिए। देखिए उसका साइज जो होगा वो क्या होगा, वो बड़ा होगा। क्या होगा, अपने साइज से बड़ा हो जाएगा। बड़ा क्यों होगा, देखिए अब ये अगर मान लीजिए हमने इस पे आवेशित कर दिया, मान लीजिए निगेटिव चार्ज ही हो गया, तो क्या करेगा, निगेटिव निगेटिव क्या करेगा, एक दूसरे को रिपल्स करेगा। रिपल्स करेगा तो क्या होगा, ये बुलबुला फैलेगा। ध्यान रखिएगा, ये बुलबुला फैलेगा। ठीक है, ये जानने वाली बात है, चर्चा करने वाली बात है, समझने वाली बात है। अब देखिए हम लोग चर्चा करेंगे कैपिलरी एक्शन पे। किस पे, कैपिलरी एक्शन पे, जिसको हिंदी में कहते हैं केशिकत्व। क्या कहते हैं, केशिकत्व। ठीक है, कैपिलरी एक्शन क्या होता है, देखिए अगर कोई मान लीजिए कि एकदम पतली नली है, क्या है, एकदम पतली नली है। ठीक है, और वो पतली नली है तो उसमें उसको अगर हम पानी में डीप करते हैं तो क्या होता है, पानी का स्तर जो है थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। ऐसा इसलिए होता है, ध्यान रखिए, समझिए कि एडहेसिव फोर्स जो है उसमें काम करता है। जो पानी की नली है उसमें एडहेसिव फोर्स काम करता है, जो नली है, सॉरी नली है, उसमें पानी और नली के मॉलिक्यूल के बीच एडहेसिव फोर्स कार्य करता है। अगर बहुत पतली नली है तभी काम करेगा, बड़ी नली होगी तो काम नहीं करेगा। हल्का सा लेवल जरूर उठेगा लेकिन वो आपको आंखों से दिखाई नहीं देगा। जितनी नली पतली होगी उतना आपको आपको जो अपनी आंखों से दिखाई साफ साफ देगा। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है, एडहेसिव फोर्स की वजह से होता है। क्यों, क्यों कि जो नली है उसके मॉलिक्यूल क्या करते हैं, पानी के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब सोच सकते हैं कैपिलरी एक्शन का प्रभाव कितना जबरदस्त है कि हमारी पेड़ों में जो है, हमारे पेड़ों में पतली पतली नलिकाएं होती हैं। ठीक है, पतली पतली नलिकाएं होती हैं। पानी जो है कहाँ से, जड़ से पेड़ में निकलता है और जो है कहाँ तक पहुंचता है, पत्तियों तक पहुंचता है। तभी तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया हो पाती है, बिना वाटर के नहीं हो नहीं पाएगा, ये संभव नहीं है। या पत्तियां हरी नहीं रह पाएंगी, खाना नहीं बन पाएगा। यूकेलिप्टस का पेड़ कितना लंबा होता है आपने देखा होगा, देवदार का पेड़ कितना लंबा होता है आपने देखा होगा। सब जो है कैपिलरी एक्शन का प्रभाव है। इतनी पतली नलियां हैं कि वो जो है पानी ऊपर तक वहां तक पहुंच जाता है। सोचिए ये नेचर का खेल है, नेचर का जादू है। ठीक है, कि कैपिलरी एक्शन की वजह से जब जड़ का पानी जो है कहाँ तक पहुंच जा रहा है, पत्तियों तक पहुंच जा रहा है। जो केरोसिन का दीप जलाते हैं या हम लोग अभी दीपावली बीता है उसमें जो दिए जलाते हैं उसमें भी वही कार्य करता है। किस, कौन सा प्रभाव, केशिकत्व का प्रभाव। ठीक है, जो है रुई के बीच में क्या बन जाता है, गैप बन जाता है, और गैप बनने की वजह से क्या होता है, कैपिलरी एक्शन कार्य करता है। ठीक है, जो बैलेट पेपर होता है जी, ठीक है, जो जो सूखता है जिसको कहते हैं हम लोग, कहीं स्याही गिर जाती है उसको हम लोग सुखाते हैं, वो भी किस पे कार्य करता है, कैपिलरी एक्शन पे ही कार्य करता है। सूखते में अगर आपने ध्यान दिया होगा उसमें छोटे 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 छिद्र होते हैं। ठीक है, और वो छिद्र जो है क्या करते हैं, कैपिलरी एक्शन की वजह से वो स्याही को सोख लेते हैं। क्या करते हैं, सोख लेते हैं। ठीक है, तो आप जो है बिल्कुल इस बात को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, कि कैपिलरी एक्शन की वजह से पेड़ के जड़ों से पानी पत्तियों तक जाना, पहली चीज। दूसरी चीज, सोखता भी उसी पे कार्य करता है। ठीक है, कोई भी दीप जलता है वो जो है उसी पे कार्य करता है। ये IAS प्री 2012 में सारा कुछ पूछा गया है, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस एक के लिए केशकत्व एकमात्र कारण नहीं है। ठीक है, अब देखिए स्याही का सोखना आप जान चुके हैं कैपिलरी एक्शन की वजह से होता है। भूमिगत जल का जो है एक ऊपर चढ़ना भी उसी की वजह से होता है। सूती कपड़े का जो है, सूती कपड़ा देखिए, अच्छा इस पर मुझे चर्चा नहीं की है। अब देखिए मान लीजिए ये कपड़ा है, सूती कपड़ा है, इस पे पानी एक जगह गिरता है, गिरता तो पानी एक जगह है लेकिन वो चारों तरफ फैल जाता है, आपने ध्यान दिया होगा। तो वो पानी फैलता किस लिए है, दैट इज द रीजन ऑफ कैपिलरी एक्शन। वहां भी केशिकत्व काम करता है। ठीक है, वहां भी क्या करता है, केशिकत्व काम करता है। कुछ ऐसे प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, कि जो हम लोग चर्चा नहीं किए हैं और वो बार बार जो है आपके एग्जाम में आता रहता है। ठीक है,
अब देखिए, जब किसी झील की तली में, अगला प्रश्न क्या है कि जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपर की सतह पर जाएगा तो उसका आकार क्या होगा। ठीक है, तो जो है, अब देखिए मान लीजिए कि ये झील है, ये झील है, यहाँ बुलबुला छोटा है। ठीक है, अब जैसे जैसे ऊपर जाएगा ये बुलबुला क्या होता जाएगा, धीरे 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 बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों बढ़ता जाएगा। ठीक है, देखिए बहुत समझने वाली बात है, प्रेशर का खेल बहुत समझने वाली बात है। पहली बात तो हम लोग समझते हैं इसलिए कि जो बुलबुला है उसके अंदर भी एक प्रेशर है। क्या है, प्रेशर है। और ये पानी का तल है, पानी का तल है। ठीक है, तो जितना तल जो है पानी के तल से जितना हम लोग नीचे रहेंगे उतना पानी का प्रेशर ज्यादा होता है। अभी एक घटना हुई थी कि एक सबमरीन में जो है कुछ टूरिस्ट गए थे बहुत अंदर एडवेंचर करने, उस सबमरीन जो है फट गया था। किस लिए फट गया था, क्यों इतना अंदर चले गए थे, जो समुद्र के पानी का प्रेशर जो उस पर अप्लाई हो रहा था, फ्लूइड का प्रेशर, ठीक है, वो सबमरीन झेल नहीं पाया। ठीक है, ध्यान रखिए जो ये बुलबुला है जितना ही नीचे रहेगा उस पर चारों तरफ फ्लूइड का प्रेशर ज्यादा होगा। जैसे ये बुलबुला ऊपर की तरफ आएगा तो अब धीरे देखिए धीरे धीरे बुलबुला जो है ऊपर तो आ रहा है लेकिन इसके अंदर का प्रेशर जो है धीरे 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 क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ रहा है, ऐसे बढ़ रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे ऊपर आएगा ये बुलबुला जो है छोटे से क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। ठीक है, छोटे से क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। क्यों, कि जैसे जैसे वो ऊपर आ रहा है उसके ऊपर पानी का प्रेशर क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ठीक है, कम होता जा रहा है। अच्छा, इसी बात पर हम लोग चर्चा करेंगे, बहुत ही बेहतरीन, आपको अच्छा लगेगा इस बात को, ठीक है, जानते हुए कि अगर वायुमंडलीय दाब नहीं होता तो क्या हम लोग जीवित रहते। देखिए ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑक्सीजन तो एक अलग चीज है, ऑक्सीजन तो एक बिल्कुल अलग ही चीज है। ठीक है, उसके बिना तो भाई संभव ही नहीं है जीवन। लेकिन वायुमंडलीय दाब की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, देखिए ये हमारा हार्ट है, हमारे अंदर इतनी पतली पतली नलिकाएं हैं। हार्ट जो है पंप की तरह क्या करता है, अप्लाई करता है, पंप अप्लाई करता है। ठीक है, पूरे हमारे नसों में ब्लड की सप्लाई जो है हार्ट कर रहा है। ठीक है, लेकिन एक बात जान लीजिए, अगर हमारे ऊपर वायुमंडलीय दबाव नहीं होता, वायुमंडलीय दबाव नहीं होता, हम लोग फट जाते। इतना प्रेशर अप्लाई करता है ये हार्ट हमारे नसों में, अगर ये वायुमंडलीय दाब नहीं होता हम लोग फट जाते। ठीक है, एक फिल्म आई थी ग्रेविटी, उसमें आप देखे होंगे कि उस वो जो है अंतरिक्ष में चला, अंतरिक्ष में यान रहता है, वैज्ञानिक साइंटिस्ट रहता है अंतरिक्ष में, होता उसमें यह है कि उसका कनेक्शन कट जाता है, यानी कि जो जैकेट है उसमें जो वायुमंडलीय दाब बनाया जाता है अलग से मैनुअली प्रोवाइड किया जाता है अंतरिक्ष में, क्योंकि अंतरिक्ष में तो कोई वायुमंडल नहीं है। ठीक है, वहां पे वायुमंडलीय दाब एक्स्ट्रा दिया जाता है जैकेट में, इसलिए वो स्पेशल सूट होता है वैज्ञानिकों को। तो जैसे ही कनेक्शन टूटता है उसके अंदर जो है साइंटिस्ट एकदम फट जाता है, जैसे बम फटता है वैसे फट जाता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो हार्ट अप्लाई कर रहा है प्रेशर, जिस प्रेशर से ब्लड सप्लाई हो रहा है, इसके वजह से हम लोग फट जाएंगे अगर वायुमंडलीय दाब ना हो तो। ठीक है, तो वायुमंडलीय दाब बहुत जरूरी है। पृथ्वी जो है यहाँ पे जीवन बहुत तरीके से संभव हो पाया है। ठीक है, कुछ भी अगर एक भी चीज हटा दी जाए तो जीवन क्या हो जाएगा, यहाँ संभव हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात जानना जरूरी था। देखिए ये सभी प्रश्न क्या आए हुए हैं, आईएएस में आए हुए हैं। देखिए जानना तो है लेकिन समझना भी है, उसको याद करना और समझना दोनों में अंतर है। अब देखिए ताप बढ़ने पर के साथ द्रव की साम्यता यानी कि विस्कासिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा कि घटेगा। अगर ताप को बढ़ाते हैं, तापमान को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो द्रव के विस्कासिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा कि घटेगा। यानी कि उसको श्यानता भी कहते हैं, क्या कहते हैं, श्यानता भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान सुनिए, जब द्रव का टेम्परेचर हम लोग बढ़ाएंगे, ठीक है, द्रव का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उसकी विस्कासिटी घटेगी। क्या होगी, विस्कासिटी घटेगी। ठीक है, कोई भी द्रव हो, कोई भी द्रव हो, उसको अगर हम लोग गर्म करते हैं तो उसकी विस्कासिटी घटेगी। यानी कि विस्कासिटी का मतलब समझिए क्या होता है, यानी कि जो फ्लूइड एक नाली में जिस स्पीड से बह रहा था, मान लीजिए कि कोई पानी है और पानी को हम लोग उसमें नाली में फ्लो करा रहा है किसी कांस्टेंट फोर्स से, अगर वहीं उसी की जगह गर्म पानी को फ्लो कराएंगे तो गर्म पानी तेज बहेगा। क्यों बहेगा,
क्योंकि गर्म पानी में विस्कोसिटी यानी कि एक लेयर जो दूसरे लेयर पे फोर्स अप्लाई करता है, आगे जाने से रोकता है, वो क्या करेगा, वहां पे वो फोर्स कम लगेगा। ठीक है, वो फोर्स कम लगेगा, विस्कोसिटी घट जाएगी। विस्कोसिटी का मतलब वही है, एक लेयर दूसरे लेयर को रोकता है। तो जैसे हम लोग फ्लूइड को गर्म करेंगे, थोड़ा उसकी रोकने की, एक लेयर को दूसरे लेयर रोकने की क्षमता क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये आशा है कि ध्यान से आपको बात समझ में आ रही होगी। देखिए, अब देखिए ये बात समझिएगा कि विस्कोसिटी यानी कि श्यानता, जितना गाढ़ा होगा लिक्विड यानी कि द्रव जितना गाढ़ा होगा, उसमें श्यानता उतना ही अधिक होगा। ठीक है, देखिए वायु फ्लूइड है। देखिए जितने भी गैस हैं और द्रव है, ये फ्लूइड में आते हैं। ठीक है, तो वायु की अपेक्षा ज्यादा विस्कोसिटी किस में है, जल में है। जल से ज्यादा किस में है, खून में है। खून से ज्यादा शहद में है। क्यों? क्योंकि आप ध्यान दिए होंगे तो वायु से गाढ़ा जल है, जल से गाढ़ा खून है, और खून से गाढ़ा क्या है, शहद है। जितना गाढ़ा होगा उसमें विस्कोसिटी यानी कि फ्लो होने की क्षमता क्या होगी, कम होगी, विस्कस फोर्स ज्यादा होगा। ठीक है, ये बात समझिए, एक लेयर जो है दूसरे लेयर पे फोर्स ज्यादा अप्लाई करेगा, जितना द्रव गाढ़ा होगा उतना। बात समझ में आ रही है? तो आशा है कि बातें समझ में आ रही होगी और समझ पा रहे होंगे आप लोग। चलिए, अब देखिए यही बात चर्चा हो रही है कि जो जून का महीना होता है और एक जनवरी का महीना होता है। जनवरी का महीना ठंडा, जून का महीना गर्म। तो जो सीरा होता है, सीरा मतलब कि जो लिक्विड टाइप का जो गुड़ होता है, ठीक है, सेमी लिक्विड टाइप का गुड़, तो ठंडी के महीने में एकदम वो जमा जमा, उसकी विस्कोसिटी अधिक हो जाएगी। क्यों? द्रव की प्रॉपर्टी है, कम टेम्परेचर पे विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, श्यानता बढ़ जाएगी, और अधिक टेम्परेचर पे क्या होगी, घट जाएगी। वहीं जो जून के महीने में क्या लगेगा, लगेगा कि सीरा जो है निकल जाएगा, बह जाएगा। ठीक है, तो आशा है कि बातें समझ में आ रही होगी। अब एक आसान सा प्रश्न बार बार पूछा जाता है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो वायु दाब में कमी के कारण या वायु दाब में वृद्धि के कारण। अब देखिए, वायुमंडल जो है पृथ्वी से चिपका क्यों है, बताइए। वायुमंडल जो है पृथ्वी से चिपका क्यों है? अब चिपका क्यों है तो आप समझ गए होंगे कि चिपका इसलिए है क्योंकि यह जो है गुरुत्वाकर्षण बल है। पृथ्वी के पास क्या है, एक स्पेशल बल है जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, ये पृथ्वी के पास बल है, इस गुरुत्वाकर्षण बल, इस कारण जो है वायुमंडल पृथ्वी से चिपका हुआ है। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए पृथ्वी का लेयर है, जैसे जैसे हम लोग पृथ्वी से ऊपर जाते हैं, जो वायुमंडल की डेंसिटी है, घनत्व है, वो कम होता जाता है। अब हमने तो स्याही भरा था यहाँ पे, जहाँ पे वायुमंडलीय दाब अधिक था। अब हवाई जहाज उड़ रही है यहाँ पे, हवाई जहाज कहाँ उड़ रही है, यहाँ पे उड़ रही है, तो इसके अपेक्षा वायुमंडल दाब क्या है, यहाँ पे कम है। तो क्या होगा, वायुमंडल दाब यहाँ पे कम हो गया ना, हम तो जमीन पे भरे थे स्याही को, जब वायुमंडल दाब यहाँ पे कम है तो क्या होगी, स्याही अपने आप लीक हो जाती है और आपका शर्ट क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है कि ऑटोमोबाइल्स के अंदर जो हाइड्रोलिक ब्रेक होता है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर या पास्कल के सिद्धांत पर। ठीक है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पे कार्य करता है या पास्कल के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो देखिए पास्कल के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, पास्कल के सिद्धांत पे कार्य करता है कौन, जो प्रेशर होता है, जो ब्रेक होता है, हाइड्रोलिक ब्रेक होता है। अच्छा, हाइड्रोलिक ब्रेक में होता क्या है? ठीक है, हाइड्रोलिक मतलब कि ये हाइड्रो यानी कि फ्लूइड से मतलब है, कुछ वाटर जैसा लिक्विड है। ठीक है, यानी कि उसमें एक लिक्विड है, जैसे हम लोग ब्रेक अप्लाई करते हैं, वो क्या होता है, वो लिक्विड जाके जो है, वो लिक्विड के साथ जो है, लिक्विड को हम लोग दबाते हैं, और लिक्विड जो है दबते हुए क्या करता है, जाके ये पहिया घूम रही है, उस पर जाके इसे प्रेशर अप्लाई कर रहा है। ठीक है, सप्लाई कर रहा है, तो इसका स्पीड क्या हो रहा है, धीमे हो रहा है। और इस नली में क्या हो रहा है, इस नली में जो है एक लिक्विड बह रहा है। हाइड्रोलिक ब्रेक में हम लोग डायरेक्ट जो है लिक्विड को अप्लाई करते हैं, लिक्विड जो है क्या करता है, प्रेशर को ट्रांसफर करता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ये पास्कल नियम पे वर्क करता है। अब देखिए
अगला प्रश्न है कि बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट, यानी कि जब रीडिंग करते हैं बैरोमीटर का, उसमें अगर अचानक रीडिंग में गिरावट आ जाए, ठीक है, अभी 10 बता रहा था, तुरंत जो है 5 पे आ जाए, 4 पे आ जाए, तो इसका मतलब क्या है? तूफानी मौसम या शीत एवं शुष्क मौसम? तो इसका मतलब है तूफानी मौसम। ठीक है, बैरोमीटर क्या मेजर करता है? वायुमंडलीय दाब को मापता है। किसको मापता है? वायुमंडलीय दाब को मेजर करता है बैरोमीटर। ठीक है, जब वायुमंडलीय दाब को मेजर करता है, ठीक है, जब ये वायुमंडलीय दाब को मेजर करता है तो क्या होता है? अब कहता है कि अचानक गिरावट, यानी कि क्या है, यहाँ का प्रेशर जो है एकदम कम हो गया, यानी कि बाहर प्रेशर ज्यादा है, तो क्या आएगा? तूफान आएगा। ठीक है, क्या आएगा? तूफान आएगा। अब देखिए, अगले प्रश्न पर हम लोग चर्चा करते हैं। एक क्या है? एक फवारा है। ठीक है, एक फवारा है। ठीक है, एक फवारा है, मान लीजिए फवारा है, एक यहाँ टोटी लगी हुई है, एक यहाँ टोटी लगी हुई है, एक यहाँ लगी है, एक यहाँ लगी है। ठीक है, तो अब कह रहा है किस फवारे की जो है वेलोसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, वेलोसिटी ज्यादा होगी या अधिकतम दूरी तक ये जो है फेंकेगा। ये जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ है, मान लीजिए लेंथ है, तो ये जो है यहाँ तक ये अप्लाई करेगा, या इससे यहाँ तक आएगा, या इससे यहाँ तक आएगा, या इससे यहाँ तक आएगा, या कम आएगा। ठीक है, कौन जो है ज्यादा दूरी तय करेगा, कौन लंबा फेंके, रेंज किसका अधिक होगा? तो ध्यान रखिएगा, जो सबसे नीचे टोटी लगी हुई है वो जो है सबसे ज्यादा दूर फेंकेगा, इसकी रेंज जो है ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। v बराबर होता है √2gh। अब √2gh, h मतलब हाइट है, h मतलब जमीन से हाइट नहीं है, ध्यान रखिएगा। जो फवारे पे जो पानी भरा हुआ है, ये पानी मान लीजिए भरा हुआ है इसमें, इस बॉटल में, और ये जो फवारा लगा हुआ है, मतलब जो लगा हुआ है ये नली, इसका लेवल है, वहां से दूरी है, वहां से क्या है? ये दूरी है। ध्यान रखिएगा, ये फवारा का लेवल है, ऊपर वाला लेवल, वहां से इसकी दूरी क्या है? ज्यादा है। इसकी थोड़ा और कम है ये दूरी, इसकी थोड़ा यहाँ पे और कम हो जाएगा, यहाँ पे और कम हो जाएगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी क्या है? ज्यादा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसलिए जो है इसकी ये जो ज्यादा दूर तक फेंकेगा। आगे बढ़ते हैं कि अब देखिए, पेट्रोलियम का जो पनिस्टन होता है उसमें क्या निकलता है? उसमें जो है एस्फाल्ट निकलता है। ठीक है, गैसोलीन निकलता है, अन्य तरह के तरल पदार्थ निकलते हैं पर उसके परिष्करण में। ठीक है, अब इसमें दिया हुआ कि पेट्रोल, चारकोल, कोयला, ये सब नहीं निकलते हैं। पेट्रोल, चारकोल, कोयला जो है पेट्रोलियम के परिष्करण में, ठीक है, बाई प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है, एस्फाल्ट जो है बाई प्रोडक्ट उसका है। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए कि शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह पर पानी में बर्फ जम बदल जाता है, फिर भी पानी के जलीय जीव जंतु जीवित कैसे रहते हैं? ठीक है, ध्यान रखिएगा, कह रहे हैं कि शीत ऋतु में क्या होता है, यानी कि पोल्स वगैरह पे क्या होता है कि जो झीलें होती हैं उनके ऊपर जो है बर्फ जम जाता है, लेकिन फिर भी नीचे जो है क्या होता है, नीचे जो है जीव जंतु कैसे जीवित रहते हैं? यानी कि बर्फ में तो जीवित रह नहीं सकते हैं, ट्रेवल नहीं कर पाएंगे, मर जाएंगे। ठीक है, ऐसा कैसे हो पाता है? तो कह रहे हैं, देखो, कह रहे हैं कि पानी का घनत्व जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। ठीक है, जिससे बर्फ के ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। ठीक है, देखिए, यानी कि कहने का मतलब है कि पानी का घनत्व जो है नीचे सबसे अधिक है, 4 डिग्री सेल्सियस है। ऊपर भले बर्फ जमा हुआ है, लेकिन नीचे पानी क्या होता है? लिक्विड में रहता है। आप कई फिल्मों में देखे होंगे, ठीक है, कि उसमें दिखाया जाता है कि ऊपर जो है लेयर पानी का जमा हुआ है, नीचे लोग तोड़ते हैं तो सीधे, सॉरी, बर्फ जमा हुआ है, नीचे तोड़ते हैं तो सीधे पानी निकलता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। पानी जो है 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, ध्यान रखिएगा, पानी का 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे अधिक घनत्व होता है। ये मत समझिएगा, ये समझिएगा कि 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ बन गया है तो उसका घनत्व सबसे अधिक है, ऐसा नहीं होता है। देखिए, एक बार समझ लेते हैं, अगर हम अगर हम लोग, ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं, पानी को
भर देते हैं एक बॉटल में, प्लास्टिक के बॉटल में पूरा फिल कर देते हैं पूरी तरह से, और उसको फ्रीजर में डाल देते हैं, ठीक है, फ्रीजर में डाल देते हैं, तो क्या होगा, वो बर्फ जो है सुबह में फट गया रहेगा। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जैसे मान लीजिए कि 37 डिग्री टेम्परेचर है, तो हमें 37 डिग्री का पानी है, उसको हमने बॉटल में रख दिया। पानी का टेम्परेचर घटते 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 जब 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा, तो वहां पे क्या होगा, तो वहां तो क्या होगा, उससे अधिक होगा, आयतन क्या होगा, कम होगा। लेकिन फिर जब नीचे आएगा तो बर्फ का आयतन जो होता है पानी के आयतन से क्या होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, पानी का आयतन जो है बर्फ पानी को अगर हम लोग जो है बर्फ बनाएंगे तो क्या होगा, उसका आयतन बढ़ जाता है, इसलिए जो वाटर बॉटल क्या होता है, फट जाता है। ठीक है, बॉटल क्या होता है, फट जाता है। अब देखिए, बर्फ है, ठीक है, इतना बर्फ है, अगर उसको हम लोग गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद क्या होगा, जो पानी बनेगा वो कम बनेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि बर्फ का घनत्व जो है घनत्व जो है 4 डिग्री सेल्सियस तो सबसे अधिक होता है, लेकिन लेकिन उसके बाद जो क्या होगा, आयतन तो उसका कम होगा, आयतन क्या होगा, कम होगा। घनत्व ज्यादा हो रहा है 4 डिग्री सेल्सियस तक, लेकिन आयतन कम हो रहा है, ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, तो आशा है कि बातें समझ में आ रही होंगी। किस ताप पर पानी का घनत्व ज्यादा होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। किस ताप पर पानी का घनत्व ज्यादा होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अब हम लोग समझ चुके हैं, उसको डायरेक्ट जो है अप्लाई कर रहे हैं प्रश्नों को। अब अगर केल्विन में पूछे तो के बराबर क्या होता है, के बराबर C+273। ठीक है, के बराबर क्या होता है, C+273। तो सी का मान कितना है, 4 डिग्री सेल्सियस। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे में 273 जोड़ देंगे तो 277 आएगा। 277 केल्विन पे जो है क्या होगा, पानी का घनत्व तो सबसे अधिक होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी घनत्व तो क्या होता है, सबसे अधिक होता है। लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है, किंतु पानी में डूब जाता है। ठीक है, लोहे का अपेक्षित घनत्व जो है पारद के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। देखिए, समझने वाली बात है। देखिए, लोहे का जो घनत्व है पारा पर इसलिए तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है, क्यों, इसका कारण यह है कि जो पारे का अपेक्षित घनत्व है लोहे के अपेक्षित घनत्व से क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, जो रिलेटिव डेंसिटी है मरकरी का वो अधिक है किसके अपेक्षा, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ किसके, लोहे के। इसलिए लोहा जो है पारे पे तैरता है, लेकिन पानी में इसलिए डूब जाता है क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी किसका अधिक है, लोहे का, किसके अपेक्षा, पानी की अपेक्षा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। अगला प्रश्न है, लोहे की कील पानी में, लोहे की कील जो है पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है, वही बात है, सेम टू सेम बात है, रिलेटिव डेंसिटी वाली। एक सुई पानी में डूब जाती है लेकिन लोहे की बनी जहाज पानी में क्यों नहीं डूब पाती है। ठीक है, अब देखिए, इस पे हम लोग बात करने वाले हैं कि अब देखिए, इस पे हम लोग बात करने वाले हैं, सुई की अपेक्षित घनत्व तो उसके द्वारा हटाए हुए पानी की अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। यहाँ पे उत्प्लावन बल की बात हो रही है। ठीक है, उत्प्लावन बल क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, वो पानी में जा रही है, तो कितना कितना जो है, कितना वहां से अपने वजन की वजह से कितने लिक्विड को डिस्प्लेस कर रही है, जितने लिक्विड को डिस्प्लेस करेगी, हटाएगी, अगर उसका भार जितना, मान ली इतने लिक्विड हटाया, इतना इतना पानी को हटाया, इसका भार जो है, अगर इसके भार से क्या है, जो पानी हटाई है उसके भार, इसका भार जो है, यानी कि जो जहाज है उसका भार अगर इसके भार से क्या है, कम है, तब तो ये तैरेगी। बराबर है तो जहां रहेगी वहीं रहेगी, और ज्यादा है तो ये डूब जाएगी। अब सुई जो है बहुत ज्यादा पानी नहीं हटा पाती है, सुई जो है बहुत ज्यादा पानी नहीं हटा पाती है, इसलिए जो है उसका भार, सुई का भार जो है, जो डिस्प्लेस कर रही है पानी, उसकी अपेक्षा क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, इसलिए सुई डूब जाती है। लेकिन जो जहाज है, लोहे की जहाज है, वो पानी जो है उसका जो है ज्यादा हटाती है, जो ज्यादा हटाया हुआ पानी है उसका भार क्या है, ज्यादा है, किसके अपेक्षा, जो जहाज है उसके अपेक्षा, इसलिए जो है वो तैरती रहती है। ठीक है, तो उत्प्लावन बल डिस्प्लेस्ड जो लिक्विड है उस पर कार्य करता है, कितना उसने, उस वस्तु ने कितना लिक्विड को हटाया है उस पर कार्य करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आर्किमिडीज ने प्लावन का सिद्धांत दिया है, उसमें क्या है, किसी भी वस्तु का भार
पानी में कम तथा पानी की सतह के ऊपर अधिक प्रतीत होता है। ठीक है, आर्किमिडीज का सिद्धांत है। पानी में क्यों कम प्रतीत होता है? क्योंकि उत्प्लावन बल कार्य करता है। आप 1 कुंटल का बोरी जो है एक हाथ से उठा लेंगे पानी के अंदर, लेकिन वही जो है आप जमीन के ऊपर एक हाथ से 1 कुंटल की बोरी नहीं उठा पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां जो है उत्प्लावन बल काम कर रहा है। क्यों? देखिए, वस्तु के भार पर प्रतिष्ठित कमी पानी द्वारा वस्तु के ऊपर दिशा में लगाए हुए बल के कारण होती है। तो यह कमी वस्तु द्वारा विस्थापित जल के भार के बराबर होता है। ठीक है, जो वो बल अप्लाई कर रहा है वो किसके बराबर होता है? जितना उसने लिक्विड डिस्प्लेस किया है उसी के बराबर है, उतना ही बल जो है ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, तो अगर वो लगाया हुआ बल ज्यादा है उस वस्तु के भार की अपेक्षा तो वस्तु तैरेगी, नो डाउट। ठीक है, वो जो है वो जो है जहाज के साथ होता है। आर्किमिडीज ने उत्प्लावन बल का सिद्धांत दिया है। तो आप जो है पानी में किसी भारी से भारी वस्तु को उठा सकते हैं, लेकिन आप जो है जमीन पे उस वस्तु को नहीं उठा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। मथने के पश्चात क्रीम का दूध जो है दूध से अलग हो जाता है, ऐसा किस लिए होता है? अब केंद्रीय बल की वजह से होता है या गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से होता है? तो अब केंद्रीय बल की वजह से होता है। हम लोग मथनी मतते हैं, ठीक है, माताओं बहनों को देखे होंगे दही मतती हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, दही मतने की वजह से जो है क्रीम अलग हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, मथनी देखिएगा ऐसे घूमती है गोल। ठीक है, या आपने कभी वॉशिंग मशीन देखा हुआ तो वॉशिंग मशीन भी ऐसे गोल घूमती है, फिर ऐसे घूमती है, फिर गोल घूमती है, ऐसे घूमती है। सुखाने वाली ऐसे घूमती है डायरेक्ट गोल, फिर ऐसे घूमती है। तो वो भी जो है अपकेंद्र सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे कार्य करती है। ठीक है, सब कुछ ठीक है। वायुमंडल बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है? देखे होंगे बादल जो है सफेद सफेद वायुमंडल में तैरते रहते हैं। ऐसा क्यों तैरते हैं बताइए? ऐसा इसलिए तैरते हैं कि उनका घनत्व जो है कम होता है। ठीक है, घनत्व क्या होता है? कम होता है। ठीक है, किसके अपेक्षा? वायु के अपेक्षा। वायुमंडल के ऊपरी भाग में दाब एवं ताप कम होने के कारण जलवाष्प फैलती है और पानी की छोटे छोटे बूंदों में क्या होती है? परिवर्तित होती है। ठीक है, घनत्व जो है, जो जलवाष्प का घनत्व है क्या होता है? वायु की अपेक्षा कम होता है, इसलिए वो जो है बादल के ऊपर तैरती रहती है। आपने ध्यान दिया हो कभी, जब कुकर में पानी गर्म होता है या सीटी निकलती है तो हमेशा ऊपर की तरफ रहता है। एक तो प्रेशर है, अलग बात है, लेकिन जब हम पानी उबालते हैं तो जलवाष्प जो निकलता है, अपने कढ़ाई में देखा होगा पानी उबल रहा है, जलवाष्प जो है ऊपर की तरफ ही आता है, नीचे नहीं आता। इसलिए नहीं आता है, उसका मुख्य कारण यही है। ठीक है, कि जो है क्या है, जलवाष्प का घनत्व है पानी घनत्व जो वायु घनत्व है उससे क्या है? कम है। वायु घनत्व से जलवाष्प घनत्व कम है, इसलिए वो ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, नहीं तो घनत्व कम नहीं होता तो ग्रेविटेशनल फोर्स का कारण कहाँ आता? वो नीचे आता। ठीक है, तो आशा है कि आपको बात समझ में आ रही होगी। अब देखिए, निम्न में से कौन सा पहला तत्व जो है कृत्रिम रूप से बनाया गया है, यानी कि उस तत्व को मानव ने बनाया है? प्लूटोनियम को या टेक्नीशियम को? प्लूटोनियम को बनाया है या टेक्नीशियम को बनाया है? तो टेक्नीशियम को बनाया है। किसको बनाया है? टेक्नीशियम को बनाया है। पीसीएस झारखंड में पूछा गया है। टेक्नीशियम एक रासायनिक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक जो है 43 है। 1937 में इस तत्व का निर्माण किया गया है। ठीक है, 1937 में इसका निर्माण किया गया। किसको? टेक्नीशियम को। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, कोई जो है जहाज अगर नदी से, मान लीजिए नदी है, ये समुद्र है, ये समुद्र है, ये नदी है, ये जहाज जा रही है और पानी नदी से ना जहाज जा रही है और समुद्र में उतर गई, तो इसका लेवल जहाज का उठेगा या उठेगा या नीचे, और नीचे दबेगा? देखिए, इसका लेवल जो है जहाज का और ऊपर उठ जाएगा। इसलिए उठ जाएगा क्योंकि जो समुद्र होता है उसका पानी होता है खारा, यानी कि डेंसिटी होता है जो सी वाटर का वो ज्यादा होता है, इससे डेंसिटी ऑफ जो रिवर है उससे। ठीक है, डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज मोर देन डेंसिटी ऑफ रिवर। ठीक है, तो क्या होगा जब नदी जो है जाएगी नीचे तो क्या होगा? जो घनत्व ज्यादा है तो क्या होगा? घनत्व जो है वाटर का ज्यादा है, सी वाटर का, तो इसलिए क्या हो जाएगा? जहाज ऊपर उठ जाएगी। प्रश्न ये भी आता है कि नदी में तैरना आसान होता है कि सागर में?
तो सागर में जो है तैरना आसान होता है। क्यों आसान होता है? क्योंकि सागर का घनत्व तो क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। किसके अपेक्षा? नदी के अपेक्षा। तो क्या होगा, जब घनत्व तो ज़्यादा होगा, जो पानी डिस्प्लेस करेंगे वो भार नीचे से उत्प्लावन बल भी ज़्यादा लगाएगा। क्या लगाएगा? उत्प्लावन बल भी ज़्यादा लगाएगा, क्योंकि हम लोग डिस्प्लेस तो लगभग उतना ही करेंगे, ठीक है, पानी को। तो जो है अगर घनत्व तो ज़्यादा है किसका, सी वाटर का, तो क्या होगा, वो जो है ज़्यादा ऊपर तक हमको फेंकेगा, ठीक है, ऊपर तक मतलब कि ऊपर रखेगा। इसके अपेक्षा नदी के पानी की अपेक्षा, ठीक है। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न, ठीक है, स्थित विज्ञान को क्या कहते हैं? गतिमान, ठीक है, सॉरी सॉरी, स्थित विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? गतिमान स्थिति से या विश्राम स्थिति से? तो स्टैटिक्स यानी कि यांत्रिकी जो है वह शाखा है जो विश्राम स्थिति से संबंधित है। यानी कि स्टैटिक्स में जो वस्तु विश्राम अवस्था में है उसको हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। तो आशा है कि बातें समझ में आ रही होंगी। समझ में आ रही होंगी तो वीडियो जो है अच्छी लगी होगी तो बिल्कुल जुड़े रहिए। नमस्कार, जय हिंद।